बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर परीसा होद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 कार्डियक डिजीजेस, मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स। मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स की बात की जाए तो वुमेन विथ मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स रिक्वायर लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट्स and this is the reason they have such high risk pregnancies. Pregnancy itself increases the risk of thrombosis. Warfarin is associated with warfarin embryopathy and increased risk of miscarriage, stillbirth and fetal intracerebral hemorrhage. Heparin, even in full anticoagulant doses, is associated with increased risk of valve thrombosis and embolic events. ठीक है जी। अब हम लोग आज हम थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। हम लोग जो है पॉइंट्स में जो है इनको डिस्कस करेंगे कि जो जो हम लोग बुक में पढ़ते जा रहे हैं हम उसको पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है जी। सबसे अब मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स। अब ईबीएम क्या कहती है कि व्हाट इज मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स। मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स जो पेशेंट होते हैं, नंबर 1 पॉइंट, इनको लाइफ लॉन्ग हमें क्या देना होता है, एंटीकोगुलेंट्स देने होते हैं। ठीक है जी। बिकॉज दे हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं इन पेशेंट की। सेकेंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन पेशेंट के लिए वो कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, थ्रोम्बोसिस के लिए। Now coming towards the third point, pregnancy is high risk. Now coming towards the third point, warfarin जो होता है is associated with warfarin embryopathy. ये MCQs है। warfarin इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन दी अर्ली प्रेगनेंसीज। ये अर्ली प्रेगनेंसीज में जो है हम वारफरिन नहीं देते। मीन अर्ली ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम वारफरिन नहीं देते बिकॉज वो जो है क्या कॉज करता है, एम्ब्रियोपैथी। वारफरिन एम्ब्रियोपैथी में जो है वो टेराटोजेनिक होता है। दूसरा वारफरिन क्या करता है, फोर्थ पॉइंट, इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस। सेकेंड, इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ। थर्ड, it may increase the fetal intracerebral hemorrhage. अब पांचवी बात इधर क्या कहा है उन्होंने, दैट हेपरिन जो है वो हम लोग क्या देते हैं, हेपरिन देते हैं इवन इन अ फुल एंटीकोगुलेंट। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद इज इंक्रीज रिस्क ऑफ doses is associated with increased risk of valve thrombosis and embolic event. मीन्स अगर मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स का पेशेंट है, प्रेग्नेंट हो जाता है, एंटीकोगुलेंट हम उसको एपरिन भी देते हैं, तब भी जो है ये ज़्यादा जो है इवन इन फुल एंटीकोगुलेंट डोजेस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ वेल्व थ्रोम्बोसिस एंड एम्बॉलिक इवेंट। मीन्स ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा वेल्व थ्रोम्बोसिस और एम्बॉलिक इवेंट से। ठीक है जी। तो अब इन पेशेंट के अंदर आगे हम बात करते हैं क्या करना है कि हमने द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर सम मदर्स इज टू कंटिन्यू वारफरिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और अदर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिप्लेसिंग द वारफरिन विद हाई डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आइदर फ्रॉम 6 to 12 weeks to avoid warfarin embryopathy or throughout the pregnancy. Since the risk of thrombosis is less with the newer bilift valves and valves in the aortic position, it may be that high doses of low molecular weight heparin throughout the pregnancy are appropriate in women with these valves. ठीक है जी, क्या बात कर रहे हैं। Now coming towards the मैनेजमेंट। देखिए ये कह रहे हैं कि सेफेस्ट, कुछ पेशेंट्स में रेयर भी है कि कुछ पेशेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है कि उसको हम लोग क्या दे दें, वारफरिन दे दें। ऑल्दो वारफरिन में कॉज दी एम्ब्रियोपैथी में बी टेरोटोजेनिक, but it is teratogenic, but it is safest in some peoples, in some mothers it is safest option to continue the warfarin throughout the pregnancy. ठीक है जी। नाउ उसके बाद सेकंड क्या है,
इसके अंदर हम लोग हाई डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं पेशेंट को, आइदर फ्रॉम दी 6 to 12 वीक्स, सो डैट हमें वारफरिन की टॉक्सिसिटी एम्ब्रियोपैथी को अवॉइड कर सकें, ठीक है, या फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम पेशेंट्स को देते हैं। और रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इज लेस होता है उन पेशेंट में जिनमें वेल्स होते हैं, जिनमें बाइलीफलेट न्यूअर बाइलीफलेट वेल्स होते हैं, सच दैट कार्बोमेडिक्स और वेल्स इन आयोटिक पोजीशन उनको हुए हो, मतलब जिनकी सर्जरी हुई हो, उनके अंदर हम लोग क्या देते हैं, हाई डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, सो डेट इट मे कॉज द डिक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। ठीक है जी। इफ अब कंटिन्यू करते हैं, इफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इज यूज्ड, डोज शुड बी एडजस्टेड accordingly to anti-factor Xa levels and low dose aspirin is usually always given। ठीक है जी। द फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं इन द मैनेजमेंट, कि हमने इन पेशेंट के अंदर क्या करना है, हमने इन पेशेंट्स के अंदर एक तो हाई डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना है, उसको हमने किससे मॉनिटर करना है, उसको हमने मॉनिटर करना है एंटी फैक्टर Xa लेवल्स से। ठीक है जी। एंड उसके साथ हम लोग प्लस इसके साथ हम लोग क्या देंगे, लो डोज एस्पिरिन यूजुअली देते हैं पेशेंट्स को हम लोग। ठीक है। बोथ स्ट्रेटजीज कैरीज रिस्क विथ वारफरिन, with the warfarin the risk is predominantly fetal, and with low molecular weight the risk is of the maternal valve thrombosis or stroke. Whichever management option is chosen, warfarin should be discontinued or substituted with the low molecular weight for 10 days prior to delivery to allow clearance of warfarin from the fetal circulation। ठीक है जी। ऑल्दो हेपरिन जो है वो किसके लिए टॉक्सिक हो सकता है, टू द मटर्नल, इट हैज मटर्नल इश्यूज। और वारफरिन किसके लिए टॉक्सिक है, वारफरिन इज फॉर फीटस। बट हमने क्या करना है, इस पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोसिस का रिस्क तो होता है लेकिन बच्चा ठीक होता है इसके अंदर। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये कि ये क्या कह रहे हैं कि हमने जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फॉर 10 days प्रायर टू डिलीवरी हमने कंटिन्यू करनी है, और वारफरिन क्या करना है, हमने डिसकंटिन्यू करनी है। वारफरिन हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे 10 days प्रायर टू डिलीवरी, सो डेट वो क्लियरेंस हो जाए वारफरिन फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन। ठीक है। उसकी जगह हम लोग क्या दे देंगे, हेपरिन दे देंगे। फॉर डिलीवरी इटसेल्फ हेपरिन थेरेपी इज इंटरप्टेड बट रीस्टार्टेड पोस्टपार्टम। वारफरिन रिकमेंड्स 5 to 7 days पोस्टपार्टम। 5 to 7 days के बाद हम पोस्टपार्टम वारफरिन कंटिन्यू करवा सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ ब्लीडिंग और द नीड ऑफ अर्जेंट डिलीवरी इन अ फुली एंटीकोगुलेंट पेशेंट, वारफरिन मे बी रिवर्स विद प्रोथामिनेस complex and vitamin K and heparin with protamine sulfate। If heparin is used, this should be in full anticoagulant dose and adjusted according to regular monitoring। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, अक्सर CPSP पूछती है। क्या कह रहे हैं कि लेट्स सपोज एक पेशेंट आती है इमरजेंसी में, जो जी उनकी डिलीवरी हमने एनी हाउ अर्जेंट डिलीवर करना ही करना है पेशेंट को। ठीक है। मे भी वो आती है कंप्लेन, ब्लीडिंग की कंप्लेन के साथ, या किसी भी कंप्लेन के साथ पेशेंट आती है जिसकी हमने जो है अर्जेंट डिलीवरी करनी है, और वो फुली एंटीकोगुलेंट पेशेंट, वो जो है एंटीकोगुलेंट ले रही है, वारफरिन ले रही है या हेपरिन ले रही है सॉरी, तो उन पेशेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर जो पेशेंट वारफरिन पे है और उसकी हमने अर्जेंट डिलीवरी करवानी है, तो हम उसको रिवर्स करने के लिए क्या देंगे, प्रोथ्रोम्बिनेस कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के। ठीक है जी। और अगर कोई पेशेंट है हेपरिन ले रही है, अर्जेंट डिलीवरी करवानी है हमने, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या देंगे, प्रोटामाइन सल्फेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ये अक्सर CPSP पूछती है। इफ हेपरिन इज यूज, दिस शुड बी इन फुल एंटीकोगुलेंट डोज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू रेगुलर मॉनिटरिंग। ये था मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स के बारे में। अब हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीजेस एंड MI। थैंक यू।